गंवार और शहरी बहू की छठ पूजा। ममता और विनय की बड़ी बहू सीमा, जो कि गांव से थी, हर रोज की तरह वो आज भी सुबह उठकर सबसे पहले नहा धोकर पूजा करती है। फिर हॉल में बैठे अपने सास ससुर और देवर को प्रसाद देते हुए कहती है, माँ जी, मैंने आज भगवान से बहुत प्रार्थना की है कि हमारे देवर जी को भी लड़की पसंद आ जाए। बहू, ये तो तूने बड़ा ही अच्छा किया। वैसे भी मैं विकास को इतनी लड़कियां दिखा चुकी हूँ, इसे कोई लड़की पसंद ही नहीं आती। पता नहीं कैसी लड़की चाहिए इसे। ओहो ममता, तुम तो फिर इसके पीछे पड़ गई। अरे इसे कोई लड़की पसंद आएगी तब कर देंगे इसका शादी। वैसे तो हमारी बड़ी बहू ने सारे घर को बहुत अच्छी तरह से संभाल रखा है। छोटी बहू थोड़ी देर से भी आएगी तो चल जाएगा। सही कहा पिताजी आपने। वे लोग ये बातें कर ही रहे थे कि तभी अरुण ने आवाज देकर कहा, सीमा, जल्दी मेरा नाश्ता बना दो। तुम्हें कहा था ना कि आज मुझे जल्दी जाना है। बस मैंने सारी तैयारी रात को ही कर ली थी। आप मुझे थोड़ी देर का टाइम दो, मैं अभी नाश्ता लगाती हूँ। फिर सीमा जल्दी से किचन में जाती है। वो सभी के लिए नाश्ता बनाती है और टेबल पर लगा देती है। फिर वो घर की साफ सफाई करती है, अपने सास ससुर को टाइम पर दवा देती है और सब कुछ अच्छे से संभालती है। इसी तरह समय बीत रहा था। एक दिन ममता की एक सहेली करुणा उससे मिलने आई, जिससे बैठकर वो बातें करने लगी। अरे ममता, मैं एक बहुत अच्छी लड़की को जानती हूँ, केसर नाम है उसका। आज के जमाने की मॉडर्न लड़की है, तेरे बेटे को पसंद आएगी। तू कहे तो उससे तेरे बेटे विकास की बात चलाऊं। इसमें पूछने की क्या बात है, तो आज ही बात कर। करुणा शादी की बात चलाती है। दोनों परिवार मिलते हैं और विकास को भी केसर पसंद आती है। इस तरह जल्दी विकास की शादी केसर से तय हो जाती है और कुछ ही महीनों में मॉडर्न केसर दुल्हन बनकर ममता के घर आ जाती है। केसर दरवाजे पर खड़ी थी। उसने काफी भारी लहंगा पहना हुआ था। उसे काफी गर्मी भी लग रही थी। केसर अपने मन में सोचती है, कितनी गर्मी लग रही है, जल्दी से अपने रूम में जाकर सबसे पहले कपड़े बदलती हूँ, शावर लेती हूँ। तब सीमा आरती की थाली लेकर वहां आ जाती है। पहले तो वो अपनी देवरानी की आरती उतारती है और फिर उसका गृह प्रवेश करवाती है। सभी लोग हॉल में बैठकर बातें करने लगते हैं। तभी विनय कहता है, देख लो बहू, यही तुम्हारा परिवार है। आज तक सीमा बहू ने अकेले ही इस घर को संभाला है, अब तुम दोनों मिलकर संभालना। सभी लोग अपनी अपनी बातें कर रहे थे। केसर उनका जवाब तो दे रही थी, लेकिन उसे तो बस जल्दी से अपने कमरे में जाना था। तभी अरुण बोला, अच्छा, बातें बहुत हो गई हैं। नई बहू को कमरे में जाने दो ताकि वो भी आराम कर सके। हाँ केसर, अरुण सही कहता है। वैसे भी कल तुम्हारा ससुराल में पहला दिन है और सभी लोग तुम्हें देखने आएंगे, तो तुम्हें सुबह जल्दी उठना भी है। फिर केसर अपने कमरे में चली जाती है और शावर लेकर आराम करती है। अगले दिन सीमा जल्दी उठकर साफ सफाई और पूजा के बाद सभी के लिए नाश्ता बनाने में लग जाती है। तभी ममता वहां आती है और कहती है, अरे सीमा बहू, तुम अकेली रसोई में? आज तो केसर बहू की पहली रसोई है, वो अभी तक आई नहीं है। शायद वो रात को बहुत थक गई थी, इसीलिए वो अभी सोकर नहीं उठी है। हे भगवान, मेहमान आते ही होंगे छोटी बहू को देखने के लिए, और वो अभी तक सो रही है। मैं उसे जगाती हूँ। अब ममता केसर के कमरे में जाती है और उसे जगाते हुए कहती है, केसर बहू, अभी तक सो रही हो? 8 बज गए हैं, उठ जाओ। अभी तो 8 ही बजे हैं, प्लीज सोने दीजिए। वैसे भी मैं रात को बहुत थक गई थी। ये तुम्हारा मायका नहीं है, ससुराल है बहू। तुरंत उठ जाओ और तैयार हो जाओ, बस मेहमान आते ही होंगे। ऐसा कहकर ममता वहां से चली जाती है। फिर केसर उठती है और कहती है, अरे इतनी भी क्या जल्दी रहती है मेहमानों को बुलाने की, सोने नहीं दिया मुझे। केसर नहा धोकर तैयार होकर एक 1 पीस ड्रेस पहनकर जैसे ही सीढ़ियों से नीचे आती है तो सीमा उसे वहीं रोक कर कहती है, ये क्या है केसर, तुम्हारा आज ससुराल में पहला दिन है और तुमने 1 पीस पहन लिया। जल्दी से जाओ और कोई अच्छी सी साड़ी पहनकर आ जाओ और सर ढकना मत भूलना। जेठानी जी, मैं आपकी तरह गंवार नहीं हूँ, मॉडर्न हूँ, मुझसे नहीं होगा ये सब। पीछे से ममता आती है और उसे सुनाती है। केसर को ममता की बात पसंद तो नहीं आती, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी। वो अंदर जाती है और एक अंदर सुंदर सी साड़ी पहनकर बाहर आती है। सभी मेहमान केसर से मिलते हैं और उनकी बहुत तारीफ करते हैं। तभी सीमा बहू सभी के लिए हलवा लेकर आ जाती है। सभी लोग हलवा खाते हैं। उसके जाने के बाद ममता केसर से कहती है, बहू, आज तुम्हारी पहली रसोई की रस्म है। तुम ऐसा करो कि रसोई में जाओ और अपनी पसंद की चीजें सभी के लिए बना लो। ये सुनकर केसर रसोई में जाती है और पहले आलू काट कर फ्रेंच फ्राइज बनाती है। फिर ओवन में पिज्जा और कढ़ाई में चाउमीन बनाती है और साथ में सैलेड भी, और टेबल पर लगाती है। सुबह सुबह ये सब खाना देखकर सबका मुंह बन जाता है और कोई नहीं खाता। बहू, ये सब क्या बना दिया? तुम्हारी जेठानी ने तो खीर पूरी सब्जी बनाई थी, बहुत स्वादिष्ट था। सुबह सुबह तो ये सब नहीं खाया जाएगा। गांव की गंवार जो है, और क्या ही आता होगा बनाना। इतना कहकर केसर चली जाती है। फिर सीमा सबके लिए नाश्ता बनाकर लाती है। ऐसे कुछ महीने बीतते हैं। एक दिन ममता अपनी दोनों बहुओं से हॉल में बैठा कर कहती है,
सीमा और केसर बहू, तुम्हें तो पता है छठ पूजा आ रही है। तुम दोनों बहुओं को पूरे विधि विधान से छठ पूजा करनी है। पता है ना, छठ पूजा में निर्जला व्रत करना पड़ता है। जी माँ जी। माँ जी, मुझसे नहीं होगा ये फास्ट। ये बहुत ही हार्ड फास्ट होता है और मुझसे भूखा नहीं रहा जाता। तो ये फास्ट आप और आपकी गवार बहू रख ले बस। ये तुम कैसी बातें कर रही हो केसर बहू? छठ पूजा करने से पुत्र प्राप्ति होती है और छठ मैया हमारे पुत्र को कुशल मंगल भी रखती है। और ऐसा भी क्या बड़ी बात है उपवास रखना? तुम्हें इस बार उपवास रखना ही होगा। और सीमा बहू, पिछली बार की तरह तुम इस बार भी पूरी श्रद्धा से उपवास रखना। मुझे पूर्ण विश्वास है इस बार छठ का उपवास करने से तुम्हारी गोद हरी भरी हो जाएगी। बाकी डॉक्टर से तो इलाज चल रहा है। हाँ माँ जी, शादी को 3 साल हो गए पर आज तक मुझे संतान प्राप्ति नहीं हुई। परंतु मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार छठ का उपवास करने के बाद मुझे माँ बनने का सौभाग्य जरूर मिलेगा। अगर छठ पूजा करने से संतान प्राप्ति होती तो इतने सालों में इन्हें क्यों नहीं हुई? ये लोग अंधविश्वास में भरोसा करते हैं। शाम को विकास कमरे में आता है तो केसर उसे बिठाकर उससे कहती है, विकास, माँ जी मुझे छठ पूजा का व्रत करने के लिए कह रही हैं। हाँ केसर, ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम्हें छठ पूजा का व्रत करना ही चाहिए। विकास, तुम्हें तो पता है कि मैं व्रत नहीं रखती। तुम्हारी गवार भाभी तो रख रही हैं ये व्रत, तो फिर मुझे रखने की क्या जरूरत है भला? माँ जी को मना कर दो कि मैं ये व्रत नहीं रख पाऊंगी। नहीं केसर, माँ बहुत धार्मिक प्रवृत्ति की है और छठ पूजा तो उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर मैं उन्हें ऐसा कहूंगा तो वो गुस्सा हो जाएंगी। और वैसे भी मैं खुद भी चाहता हूँ कि तुम ये व्रत रखो ताकि हमें जल्द ही संतान की प्राप्ति हो। हे भगवान, किन गवारों में फंस गई। सभी को ऐसा लगता है कि संतान प्राप्ति केवल पूजा और व्रत से ही हो सकती है। ठीक है, मैं कोशिश करूंगी, पर मैं पूरा कर पाऊंगी या नहीं ये मैं कह नहीं सकती। ममता को ये बात पता चलती है तो वो खुश होती है। अगले दिन ममता किचन में कॉफी पी रही केसर और बर्तन धो रही सीमा से कहती है, सीमा बहू, केसर बहू, ऐसा करते हैं आज शाम को मार्केट चलते हैं। अगले हफ्ते छठ पूजा है, उसके लिए जो भी सामग्री की जरूरत होगी तुम दोनों खरीद लेना। लेकिन माँ जी, हमें छठ पूजा की शॉपिंग करने के लिए बाजार जाने की क्या जरूरत है? वो तो हम ऑनलाइन भी शॉपिंग कर सकते हैं। बहू, हर चीज मॉडर्न तरीके से नहीं होती, श्रद्धा भी कोई चीज होती है। तैयार हो जाना और मेरे साथ बाजार चलना। शाम को दोनों बहुएं तैयार हो जाती हैं। तभी ममता अपने दोनों बेटों से कहती है, तुम दोनों भी तैयार हो जाओ और अपनी अपनी धर्मपत्नियों को शॉपिंग करवाने के लिए मेरे साथ चलो। और इस तरह सभी लोग शॉपिंग के लिए चले जाते हैं। सबसे पहले वो लोग एक कपड़े की दुकान पर जाकर बैठते हैं। फिर ममता कहती है, भैया जरा मेरी दोनों बहुओं के लिए सुंदर साड़ी तो दिखाना। जी बहन जी। दुकान वाला बहुत सारी साड़ियां दिखाता है। सीमा को एक साड़ी पसंद आती है और वो ले लेती है, लेकिन केसर को कुछ भी पसंद नहीं आता। तभी वहां स्टैच्यू पर लगे एक फिश का ड्रेस को देखकर केसर कहती है, भैया सुनो, जरा ये ड्रेस मुझे दिखाओ। दुकानदार वो ड्रेस निकालकर केसर को दे देता है। केसर चेंजिंग रूम में जाती है और वो ड्रेस पहन कर आती है और अपनी सास और अपने पति से कहती है, माँ जी, अगर आप चाहते कि मैं व्रत अच्छे से रखूं तो मुझे ये ड्रेस दिला दो। ममता ये सुनकर विकास की तरफ गुस्से से देखती है और विकास केसर से कहता है, केसर, पूजा के लिए इस तरह की साड़ी या ड्रेस नहीं ली जाती है। तुम एक सुंदर सी साड़ी पसंद कर लो। केसर को यह बात अच्छी तो नहीं लगती, लेकिन फिर भी वो चेंजिंग रूम में जाकर ड्रेस चेंज करके आती है और एक साड़ी पसंद कर लेती है। फिर सब लोग उस दुकान पर जाते हैं जहां पर पूजा का सामान मिलता है। ममता कहती है, सीमा, केसर, तुम दोनों पूजा का सारा सामान खरीद लो और ध्यान रहे कुछ छूटना नहीं चाहिए। जी माँ जी, मैं खरीद लेती हूँ। लेकिन केसर को पूजा का सामान खरीदने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो कहती है, माँ जी, भाभी तो पूजा का सामान खरीद लेंगी ना, और वैसे भी मैंने कुछ चीजें ऑनलाइन ऑर्डर कर दी हैं, इसीलिए जब तक भाभी पूजा का सामान खरीद रही है मैं नारियल पानी पी कर आती हूँ। चलो विकास, हम दोनों अभी आते हैं। ऐसा कहकर केसर विकास के साथ नारियल पानी पीने चली जाती है और सीमा पूजा की सारी सामग्री ले लेती है। सामग्री लेते समय सीमा अपनी सास से कहती है, माँ जी, मैं अपने साथ साथ केसर के लिए भी पूजा की सारी सामग्री ले लेती हूँ। ये सुनकर अरुण कहता है, हाँ हाँ सीमा, इसमें पूछने की क्या बात है, तुम केसर के लिए भी सारा सामान ले लो। वो लोग खरीदारी करके बाकी का सामान खरीदने के लिए फल की दुकान पहुंचते हैं। तब तक केसर भी वहां आ जाती है। पहले वो लोग गन्ना खरीदते हैं, फिर अलग अलग तरह के 5 फल खरीदते हैं और फिर वो लोग मार्केट में थोड़ा आगे जाते हैं तो सीमा को बांस की टोकरी की दुकान दिखाई देती है। तो सीमा कहती है, माँ जी, पूजा के लिए हम बांस की टोकरी खरीद लेते हैं। बांस की टोकरी? लेकिन भाभी, आज के जमाने में भला बांस की टोकरी कौन खरीदता है? आप लोग फाइबर या प्लास्टिक की टोकरी खरीद लीजिए। नहीं केसर बहू, पूजा पूरी विधि विधान से होनी चाहिए, जिसके लिए बांस की टोकरी ही सही रहती है। फिर वो लोग बांस की टोकरी की दुकान पर जाते हैं और 3 टोकरियां खरीद लेते हैं। सारी शॉपिंग करने के बाद वो लोग अपने घर आ जाते हैं और सोफे पर बैठते हैं। तब ममता कहती है, आज तो बहुत थकान हो गई, ऐसा करो कि दाल चावल और टमाटर की चटनी बना लो, साथ में केसर बहू थोड़ी रोटियां बना लेगी। माँ जी, मैं भी थक गई हूँ, तो मैं सोच रही थी खाना बाहर से ऑर्डर कर लेते हैं। लेकिन बहू,
विनय ममता की बीच में रोकते हुए कहता है, अरे ममता, बहू बाहर से खाना ऑर्डर करना चाहती है तो करने दो, कभी कभी बाहर का भी खाना खा लेना चाहिए। हाँ माँ, पिताजी सही कह रहे हैं, आज हम बाहर से ही खाना मंगवा लेते हैं। ठीक है बहू, ऐसा करो कि आज बाहर से ही खाना मंगवा लो। केसर बाहर से खाना ऑर्डर करती है और सभी लोग मिलकर खाना खाते हैं। कुछ दिन बाद छठ शुरू होता है। पहला दिन नहाए खाए का होता है। सीमा केसर सोफे पर बैठी अपनी सास के पास आती है। तब ममता कहती है, सीमा बहू, केसर बहू, आज नहाए खाए का दिन है, तुम दोनों तैयार हो जाओ। आज हम सबसे पहले तालाब में जाकर स्नान करेंगे, उसके बाद चावल और कद्दू की सब्जी खाएंगे। सात्विक भोजन खाने से छठ मैया खुश होती है। और हाँ केसर बहू, खाना अच्छी तरह खाना, क्योंकि आज एक ही बार खाने को मिलेगा। क्या कहा माँ जी आपने? एक ही बार खाने को मिलेगा, और वो भी चावल और कद्दू की सब्जी? माँ जी, मुझे तो दिन में 4 बार भूख लगती है, और चावल और कद्दू की सब्जी तो कौन खाता है? बल्कि व्रत रखने से पहले तो हमें तरह तरह के पकवान खाने चाहिए। ये सुनकर विकास मजाक उड़ाते हुए कहता है, केसर, ये तो बहुत अच्छी बात है। इसी बहाने तुम फास्ट फूड से तो दूर रहोगी, तुम्हारी स्किन भी चमकेगी और तुम दुबली भी हो जाओगी। तुम्हें डाइटिंग नहीं करनी पड़ेगी। मेरी जान हलक में आ रही है और आपको मजाक की पड़ी है। केसर बहू, हमें छठ पूजा का उपवास पूरे विधि विधान के साथ करना है। सामान तैयार करो, हम तालाब चलते हैं। ममता अपनी दोनों बहुओं के साथ तालाब पहुंचती है। ममता और सीमा दोनों तालाब में उतरती हैं और नहा धोकर निकल जाती हैं। ममता देखती है कि केसर अपनी रील बना रही थी। ये देखकर ममता कहती है, केसर बहू, अब अगर तुम्हारी रील बन गई हो तो वो काम भी कर लो जिसके लिए हम आए हैं। चलो जल्दी से नहा लो, फिर घर भी जाना और पूजा की बाकी की तैयारी भी करनी है। जी माँ जी। केसर जैसे ही अपना एक पैर पानी में रखती है तो उसे पानी बहुत ठंडा लगता है। केसर कहती है, बाप रे, पानी तो बहुत ठंडा है। माँ जी, मैं इस ठंडे पानी में नहा नहीं सकती, मुझे सर्दी लग जाएगी। आप लोगों ने तो नहा लिया है ना, तो ऐसा करती हूँ कि मैं घर जाकर गर्म पानी का शावर ले लूंगी। नहीं केसर, छठ पूजा के लिए हमें तालाब के ठंडे पानी से ही नहाना पड़ता है। और तुम डरो मत, पानी तब तक ही ठंडा लगेगा जब तक तुम तालाब में उतर नहीं जाती। एक बार तुम तालाब में उतर जाओगी तो पानी ठंडा लगना बंद हो जाएगा। चलो अब जल्दी से नहा लो, बाकी लोग भी तो नहा रहे हैं। बेचारी केसर जैसे तैसे तालाब में उतरती है और जल्दी जल्दी नहाकर बाहर आ जाती है। घर जाकर सीमा छत पर बने चूल्हे को लीपती है और फिर उसके बाद लौकी की सब्जी बनाती है और फिर चावल बनाती है और खाना बनाकर हॉल में लेकर आती है। चटाई बिछाकर सब बैठते हैं और फिर सीमा ममता और केसर के साथ साथ अपने लिए भी चावल और कद्दू की सब्जी परोसती है और बाकी सबके लिए आलू गोभी की सब्जी, दाल, चावल, चटनी, रायता, अचार सब कुछ लगाती है। तब ममता कहती है, ठीक है, तो सभी लोग अपना अपना खाना खाओ। सभी खाना खाने लगते हैं। तभी केसर अपना खाना देखकर कहती है, माँ जी, मुझसे कद्दू की सब्जी और चावल नहीं खाए जाएंगे, मुझे भी आप दाल, चावल और आलू गोभी की सब्जी दीजिए ना। उपवास से पहले सादा खाना ही खाया जाता है, इसीलिए हमें लौकी की सब्जी और चावल ही खाने होंगे। ऐसे कौन से भगवान है भला जो अच्छा खाना खाने से मना करते हैं? अरे केसर, तुम कहो तो मैं तुम्हारे लिए पिज्जा या बर्गर मंगवा दूं। विकास, तू बहू का मजाक क्यों उड़ा रहा है? बहू केवल व्रत के समय की ही तो बात है, खा ले बहू। अब उन लोगों ने खाना खाया और उपवास शुरू कर दिया। दोपहर में केसर को भूख लग रही थी तो वो किचन में जाती है और बिस्किट जैसे ही मुंह में रखती है वैसे ही सीमा वहां आती है और उसके हाथ से बिस्किट छीन लेती है। ये क्या पाप करने जा रही थी तुम? शाम को खाना तो है, ज्यादा मुझे मत सिखाओ, गंवार कहीं की। जहां एक तरफ केसर को उपवास रखने में बहुत दिक्कत हो रही थी तो वहीं दूसरी तरफ सीमा पूरे भक्ति भाव से उपवास रख रही थी। दूसरे दिन दोनों बहू का निर्जला उपवास था। उपवास शुरू होने के अभी कुछ ही घंटे बीते थे तभी केसर विकास से कहती है, ए जी सुनिए ना, आपको तो पता है कि मुझे बहुत भूख लग जाती है, प्लीज माँ जी से छुपकर मेरे लिए बाहर से खाने को ला दीजिए ना। कैसी बातें कर रही हो केसर? उपवास में खाना पीना अलाउ नहीं होता है और इतनी भी क्या बड़ी बात है? तुम ना हर बात को कुछ ज्यादा ही सोच लेती हो। जरा एक बार तुम फास्ट रखकर देखना, पता चल जाएगा। और वैसे भी ये फास्ट सिर्फ औरतों को क्यों रखना पड़ता है? ये तो तुम भगवान से ही पूछना। वैसे भी मुझे नहीं लगता कि तुमसे बात करने का कोई फायदा है, मैं जा रहा हूँ। ऐसा कहकर विकास वहां से चला जाता है। शाम होने वाली थी तभी ममता अपनी दोनों बहुओं से कहती है, सीमा, केसर, तुम दोनों उपवास तोड़ने के लिए गुड़ की खीर और रोटी बना लो। ये सुनकर केसर कहती है, माँ जी, गुड़ की खीर और रोटी? मेरा मतलब कि सारा दिन उपवास रखने के बाद गुड़ की खीर और रोटी कौन खाता है? माँ जी, मुझ पर कुछ तो दया कीजिए, कुछ तो अच्छा खाना बनवा लीजिए, मैं गुड़ की खीर और रोटी बिल्कुल नहीं खाऊंगी। सास एक नहीं सुनती और छत पर मिट्टी के चूल्हे पर गुड़ की खीर और रोटी बनाई जाती है। फिर दोनों बहुओं के साथ साथ घर के बाकी सदस्य भी पूजा के साथ जमीन पर बैठकर प्रसाद के रूप में गुड़ की खीर और रोटी खाते हैं। इस तरह छठ पूजा का दूसरा दिन भी खत्म हो जाता है। तीसरे दिन शाम को ममता अपनी दोनों बहुओं से कहती है,
सीमा बहू और केसर बहू, सूर्यास्त से पहले हमें तालाब में जाकर पूजा करनी होगी और सूरज को अर्घ्य देना होगा। तो तुम दोनों तैयार हो जाओ, हम अभी नदी पर जाएंगे। वो तो ठीक है माँ जी, लेकिन आप मुझे ठंडे पानी में नहाने के लिए तो नहीं कहेंगी ना? केसर बहू, सूर्य को अर्घ्य तालाब के पानी में खड़े होकर ही दिया जाता है। अब तुम ज्यादा बहस मत करो और जल्दी से तैयार हो जाओ, वरना हमें देर हो जाएगी। सीमा और केसर जल्दी से तैयार होती है। नाक तक सिंदूर लगाकर बांस की टोकरी में सारे फल लेकर वो लोग पूजा करने के लिए तालाब में जाती हैं और बाकी सबके साथ खड़े होकर पूजा करती हैं और बांस की टोकरी में सारे फल रखकर सूर्य को अर्घ देती हैं। सीमा तो पूरी भक्ति भाव से पूजा कर रही थी, लेकिन केसर उसका भी ब्लॉग शूट करती है। पूजा खत्म होने के बाद वो लोग घर आ जाते हैं और अब बड़ी बहू और सास मिलकर ठेकुआ बनाती है। सास ठेकुआ को शेप देती है और सीमा उन्हें तलती है और ममता केसर को भी बनाने को कहती है। माँ जी, ये गवारू वाला काम आप जेठानी जी से कराओ, मैं अपना मैनिक्योर नहीं खराब करूंगी। इतना कहकर केसर चली जाती है। अब रात को ममता अपनी दोनों बहुओं से कहती है, तुम दोनों जल्दी से सो जाओ, कल सुबह जल्दी उठकर सूरज को अर्घ्य देने के लिए तालाब पर चलना है कि आखिरी पूजा होती है। जो साड़ी दिलाई थी वही पहनना और पूरा श्रृंगार करना। केसर अपने कमरे में आती है और कपड़े बदलकर बिस्तर पर लेटकर अपने पति से कहती है, मैं तो छठ पूजा से काफी परेशान हो गई हूँ। इतनी सुबह उठकर कौन जाकर तालाब में नहाता है? माँ जी को ये सब नहीं करवाना चाहिए। केसर बस कल की और बात है, सब कुछ विधि विधान से हो जाएगा। केसर को विकास की बात सुनकर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती और चुपचाप सो जाती है। अगले दिन सुबह दोनों बहुएं और सास अच्छे से तैयार होती हैं और बांस की टोकरी में ठेकुआ और सारे फल लेकर तालाब पर पहुंचती हैं। फिर वो लोग तालाब के पानी में खड़े होकर सूरज को प्रणाम करते हैं और पूजा करते हैं और घर आकर ठेकुआ से उपवास तोड़ते हैं और अपना व्रत संपन्न करते हैं। तो ममता कहती है, केसर बहू, सीमा बहू, तुम दोनों ने व्रत बहुत अच्छी तरह से किया। छठ मैया ने चाहा तो तुम दोनों की गोद जल्दी ही भर जाएगी। अभी कुछ ही समय बीता था कि दोनों बहुएं प्रेग्नेंट हो जाती हैं। सब हॉल में बैठे थे। सीमा तो अपनी प्रेगनेंसी से बहुत खुश थी। देखा माँ जी, छठ मैया ने मेरी सुन ली और मेरी गोद भर दी। माँ जी, मैं भी प्रेग्नेंट हूँ। ये तो बहुत ही खुशी की बात है कि मेरी दोनों बहुओं ने मुझे खुशखबरी सुना दी। घर के बाकी लोग भी यह खुशखबरी सुनकर बहुत खुश होते हैं। विनय कहता है, ममता, बधाई की हकदार तो तुम भी हो। तुमने हमारी दोनों बहुओं को पूरे विधि विधान से छठ पूजा का व्रत कराया। ये उसी का फल है जो हमारी दोनों बहुएं साथ ही गर्भवती हुई। धीरे धीरे समय बीतने लगता है। बीतते समय के साथ दोनों बहुएं एक एक बेटे को जन्म देती हैं। घर में खुशी का माहौल था। ममता ने सीमा के बेटे का नाम अमित और केसर के बेटे का नाम सुमित रखा। ममता अपने दोनों पोतों से बहुत प्रेम किया करती थी। समय बीत रहा था। बीतते समय के साथ दोनों के बेटे बड़े होने लगे। एक दिन जब केसर सोकर उठी तो उसने देखा कि अमित को बहुत तेज बुखार है। वो तुरंत ही विकास को जगाकर बोली, विकास उठो, देखो सुमित को कितनी तेज बुखार है, हमें इसे अभी डॉक्टर के पास लेकर जाना होगा। विकास चौंक कर उठ बैठा। उसने सुमित को छूकर देखा तो उसे बहुत तेज बुखार था। वो अपनी माँ के पास आया और सारी बातें बताते हुए बोला, माँ, मैं अभी सुमित को डॉक्टर के पास ले जा रहा हूँ। बेटा, तू कहे तो हम लोग भी साथ चलते हैं। नहीं माँ, उसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं और केसर उसे अस्पताल ले जाएंगे। अगर जरूरत पड़ी तो मैं आपको फोन कर दूंगा। दोनों सुमित को लेकर अस्पताल पहुंचते हैं। डॉक्टर ने सारे टेस्ट करवाए और फिर उसने दवाइयां दी और वो सुमित को लेकर घर आ गई। दवाइयां खिलाने के बाद भी सुमित का बुखार नहीं उतर रहा था। अगले दिन वो लोग फिर से सुमित को डॉक्टर के पास ले गए। सुमित को चेक करने के बाद डॉक्टर बोला, टेस्ट की सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल है। यदि इसका बुखार नहीं उतरा तो हम इसे नहीं बचा पाएंगे। ये सुनकर विकास और केसर बहुत डर जाती हैं और वो घर आकर घर वालों को सारी बातें बताती हैं। ये सब सुनकर अरुण कहता है, तो चिंता मत कर विकास, हम सुमित को मुंबई ले जाएंगे। बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखाएंगे, लेकिन हम उसे कुछ नहीं होने देंगे। ये सब मेरी गलती है। मैंने छठी मैया का व्रत पूरी श्रद्धा से नहीं रखा था, इसीलिए मेरे साथ ऐसा हो रहा है। मॉडर्न होने के चक्कर में मैंने अपने बच्चे के साथ गलत कर दिया। वहीं गांव की होकर जेठानी जी का व्रत सफल हुआ। केसर, अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं एक बात कहूँ। कहिए। केसर, परसों से छठ का उपवास शुरू हो रहा है। यदि तुम पूरे विधि विधान से छठ का उपवास करोगी तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि सुमित बिल्कुल ठीक हो जाएगा। हाँ केसर, सीमा बिल्कुल सही कहती है। जिस छठी मैया ने सीमा के उपवास से प्रसन्न होकर उसकी गोद भर दी, वो छठी मैया तुम्हारे बेटे को ठीक भी कर देंगी। आप सच कहती है माँ जी, मैं पूरे विधि विधान के साथ छठ मैया का उपवास करूंगी। मैं अपने बेटे को कुछ नहीं होने दूंगी। छठ मैया को मेरे बेटे को ठीक करना ही होगा। भाभी, आप मुझे बताइए कि मुझे क्या क्या करना है। पिछली बार तो मैंने बिना मन के केवल माँ जी के कहने से उपवास कर लिया था, लेकिन इस बार मैं पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ छठ का उपवास करूंगी। केसर की यह बात सुनकर घर के सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं। परसों केसर सुबह जल्दी उठ जाती है
और वो जल्दी जल्दी सीमा के साथ घर का सारा काम निपटाती है और फिर तैयार होकर ममता और सीमा से कहती है, माँ जी, आज नहाए खाए का दिन है ना, हमें तालाब चलकर स्नान करना चाहिए। मैं जल्दी से तैयार होकर आती हूँ, फिर हम चलेंगे। अरे बहू, तुम्हें तो याद भी है। हाँ माँ जी, पिछली बार आप लोगों ने मुझे एक एक चीज बताई थी, तब तो मैं उपवास नहीं करना चाहती थी, इसीलिए मैंने किसी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया, लेकिन इस बार मैं पूरी विधि विधान से छठ का उपवास करूंगी। तभी विकास आवाज देता है। केसर दौड़कर अपने कमरे में जाती है और तो सुमित रो रहा था। केसर जल्दी से सुमित को गोद में उठाती है तो विकास कहता है, सुमित का बुखार तो बढ़ता ही जा रहा है। हाँ विकास, हम सारा इलाज तो करवा रहे हैं, थोड़ी देर पहले भी मैंने बुखार की दवा पिलाई मगर आराम ही नहीं लग रहा, समझ में नहीं आता कि क्या करें। तभी वहां पर ममता और सीमा भी आ जाते हैं और ये सब सुनकर ममता कहती है, केसर बहू, तुम चिंता मत करो, मुझे पूरा विश्वास है कि छठ पूजा का उपवास पूरा करते ही सुमित बिल्कुल ठीक हो जाएगा। विकास, माँ जी ठीक कहती है, मुझे भी इस बात का पूरा भरोसा है। तुम अमित को संभालो, मैं माँ जी के साथ तालाब से स्नान और पूजा करके आती हूँ। विकास बच्चे को संभालता है। ममता, सीमा और केसर तीनों तालाब पर जाने के लिए निकल जाती हैं। जल्दी वो तीनों तालाब में पहुंचती हैं। सबसे पहले केसर तालाब में उतरती है और कहती है, माँ जी, सीमा भाभी, आप भी आ जाइए, आज तो मुझे बिल्कुल ठंड नहीं लग रही है। सीमा केसर की बात सुनकर खुश होते हुए कहती है, केसर, जब मन में श्रद्धा होती है तो पानी ठंडा नहीं लगता। तुम्हारे मन में अब छठी मैया के लिए बहुत श्रद्धा है, इसीलिए तुम्हें पानी ठंडा नहीं लग रहा है। ठीक है बहू, चलो हम भी चलते हैं, जरा मेरा हाथ पकड़ लो। सीमा ममता का हाथ पकड़कर उसे तालाब में उतार देती है। तीनों तालाब में स्नान करके सूर्यदेव को प्रणाम करते हैं और पूजा करके अपने घर आ जाते हैं, जहां ससुर अमित को खिला रहे थे। फिर सभी बैठते हैं और केसर कहती है, माँ जी आप लोग रुकिए, मैंने कद्दू की सब्जी पहले से ही काट कर रखी थी, मैं कद्दू की सब्जी, चने की दाल और चावल लेकर आती हूँ। ऐसा कहकर केसर मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाने जाती है। तब विनय कहता है, कितनी समझदार हो गई है ना हमारी बहू, सब कुछ कितने अच्छे से संभाल रही है। हाँ पिताजी, भगवान ने चाहा तो सुमित की तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तभी विकास भी कमरे से बाहर आया तो ममता ने पूछा, विकास बेटा, अब सुमित कैसा है? बस अभी अभी सोया है। आप लोग अमित को देख लीजिए, जब तक केसर उपवास का खाना बना रही है तब तक मैं आप लोगों के लिए खाना बना देती हूँ। नहीं बहू, आज हमारे लिए कुछ भी अलग खाना मत बनाना, आज हम भी तुम लोगों के साथ वही खाना खाएंगे जो तुम लोग खाओगी। सीमा केसर की मदद करने के लिए छत पर चली जाती है। थोड़ी देर बाद केसर और सीमा कद्दू की सब्जी, चने की दाल और चावल बनाकर ला देती हैं और सभी लोग साथ में जमीन पर बैठकर चावल, कद्दू की सब्जी और चने की दाल खाते हैं। अगले दिन ममता अपनी दोनों बहुओं के साथ निर्जला व्रत रखती है। दोपहर में कुछ न खाने की वजह से केसर को चक्कर आ रहे थे। विकास केसर की गोद से अमित को लेते हुए बोला, केसर तुम ठीक तो हो ना? हाँ विकास, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, देखो ना अमित का बुखार भी कम हो गया है। हाँ केसर, तुम ठीक कहती हो। शाम होते ही केसर मिट्टी के चूल्हे पर गुड़ की खीर और रोटी बनाने के लिए पहुंची। उसने गुड़ की खीर बनाना शुरू किया था। तभी सीमा वहां पर आती है और कहती है, लाओ केसर, मैं भी तुम्हारी मदद करती हूँ। दोनों बहुएं मिलकर गुड़ की खीर और रोटी बनाती हैं। इसी तरह से 3 दिन बीत जाते हैं और आज अंतिम दिन था। सुबह उठकर ममता अपनी दोनों बहुओं के साथ साथ तालाब पर जाती है और तालाब में खड़े होकर उगते हुए सूरज को अर्घ देकर पूजा करती है और अपने व्रत का समापन करती है। फिर अपने घर वापस आ जाती है। तभी विकास कहता है, माँ, केसर, सुमित को बहुत तेज बुखार है, हमें उसे तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना होगा। घर के सभी लोग मिलकर अमित सुमित को डॉक्टर के पास ले जाते हैं। डॉक्टर सुमित को चेक करता है और उसे कुछ दवाइयां भी देता है। थोड़ी देर में सुमित का बुखार उतर जाता है और वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। सुमित को खेलते देखकर घर के सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं। डॉक्टर कहता है, सुमित आश्चर्यजनक तरीके से ठीक हो गया, ऐसा लगता है जैसे कोई करिश्मा हुआ है, लेकिन अब ये बिल्कुल ठीक है और आप इसे घर ले जा सकते हैं। डॉक्टर को भले ही समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन परिवार के सभी लोग जानते थे कि ये छठ पूजा का ही फल था कि अमित बिल्कुल ठीक हो गया था। सभी लोग खुशी खुशी घर आ जाते हैं और छठी मैया को धन्यवाद देते हैं।